सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ममता बनर्जी ने टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती को बताया संघीय ढांचे पर हमला। संसद के दोनों सदनों में टीएमसी उठाएगी मुद्दा। सेना ने कहा रूटीन अभ्यास। संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होंगे आरबीआई गवर्नर। केवी थॉमस की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर असर की लेंगे जानकारी। हाईजैक नहीं की जा सकती जजों की नियुक्ति प्रक्रिया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का न्यायपालिका की स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर। कहा कामकाज में नहीं होना चाहिए कार्यपालिका का दखल। मौजूदा माहौल में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता से भारत का इनकार। आतंकवाद को बताया असामान्य स्थिति। नगरोटा हमले पर सही समय पर कदम उठाने का ऐलान। बेंगलुरु से नए नोटों की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त। आयकर विभाग की छापेमारी में इंजीनियरों और ठेकेदारों के घर से 5.25 करोड़ रुपए बरामद। हिरासत में सभी आरोपी। पश्चिम बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे संघीय व्यवस्था पर हमला करार दिया। हालांकि सेना ने इसे वाहनों के आंकड़े जुटाने के लिए सामान्य अभ्यास बताया है। टीएमसी आज संसद में भी इस मुद्दे को उठा सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपना लिया। राज्य सरकार को सूचित किए बिना तैनात सेना को वापस बुलाए जाने तक उन्होंने दफ्तर छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि देर रात राज्य सचिवालय नबन्ना के पास स्थित टोल प्लाजा से सैन्य कर्मियों को हटा लिया गया। बावजूद इसके उन्होंने पूरी रात दफ्तर में ही गुजारने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आम जनता की संरक्षक होने के नाते वो उन्हें असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकती। আমার সেক্রেটারিয়েট এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সেক্রেটারিয়েট, ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট। আমি এখানে জানতে চাই এখানে কি মিলিটারি কু হয়েছে। दूसरी तरफ सेना ने इसे नियमित अभ्यास बताया है। ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट किया कि यह अभ्यास पश्चिम बंगाल पुलिस की जानकारी में है। ट्वीट में कहा गया कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सेना टोल नाकों पर गाड़ियों की पूछताछ की रूटीन कार्रवाई कर रही है। It's a exercise which is conducted for statistical purposes. और कुछ नहीं है इसमें पुलिस इज ऑलरेडी इन्वॉल्व। पुलिस को हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है। इवन द डीएम एटसेट्रा द स्टेट गवर्नमेंट पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट दिस इज बीइंग कंडक्टेड, सो देयर इज नथिंग टू गेट वरीड अबाउट। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस ने सेना के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की अनुमति लिए बिना राज्य के ज्यादातर इलाकों में सेना तैनात की गई है। আর যে মিথ্যে কথা বলছে তিনবার তিন রকম ক্লারিফিকেশন দিয়ে যে ডেটা কালেকশনের জন্য ডেটা কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির কাছে আছে। মোটিভ ইজ পলিটিক্যাল, মোটিভ ইজ ভিন্ডিকটিভ, মোটিভ ইজ আনকনস্টিটিউশনাল, মোটিভ ইজ अनएथिकल, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। हालांकि रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना हर साल देश भर में ऐसा अभ्यास करती है जिसका लक्ष्य सड़कों के भार वहन संबंधी आंकड़े एकत्र करना होता है, जिसे मुश्किल घड़ी में सेना को उपलब्ध कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य के सभी आला अधिकारियों को सेना की तैनाती की जानकारी थी। सारे अधिकारी को जानकारी है, चीफ मिनिस्टर को जानकारी नहीं है। तो इस चीफ मिनिस्टर के लिए शर्म का बात है। एक्चुअल बात क्या है, जो राज्यों का शासन भार छोड़ के केंद्र में ज्यादा चीफ मिनिस्टर का रुचि हो गया और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। आयकर संशोधन बिल का मामला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंच गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बिल को पारित कराने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की। विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा से बिना चर्चा के विधेयक पारित कराने पर आपत्ति जताई और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इन नेताओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहां आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज
दबाई गई है, कुचली गई है। So we made a fervent appeal to the head of the constitution of the country, Honorable President, to intervene into it and to see that the bills are passed according to the rules and procedure. And we hope that we will get some positive results. नोटबंदी के मुद्दे पर कल भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हुआ। लोकसभा में जहां विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग दोहराई, वहीं राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर संसद के बाहर प्रधानमंत्री के बयान पर माफी मांगने की मांग की गई। सदन में 11वें दिन भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सदन में गतिरोध जारी रहा। विपक्ष ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री के दिए बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने 1-2 सभाओं में ये बता दिया कि जो विपक्ष जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जो है ये ब्लैक मनी वालों को सपोर्ट करते हैं। उसके लिए तो क्षमा मांगनी चाहिए। The statements are being made outside. I am fully supporting what the leader of the opposition has said. तो आपने जो सुझाव दिया तैयार है, लेकिन एक बात और है जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चारों तरफ और हर तरफ बोल रहे हैं। यहाँ जब बहस हो तो इस बहस में वो बैठे सुने और पूरी तरह से जो जवाब दे सकते हैं। नोटबंदी के मुद्दे के ऊपर जब ये चर्चा इधर होती है तो प्रधानमंत्री जी इधर हाउस में प्रेजेंट हैं और चर्चा का जवाब दें, ऐसा हमारी पार्टी चाहती है। सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा लेंगे और विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। Prime Minister is very much here and as and when required he will also intervene in the debate also. That has been said very clearly. And in spite of this, now their intent is not to allow the debate. What can we do? They are running away from the debate. Mr. Chairman साहब, क्यों भाग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सांसदों के वेल में जाने की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरी में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Till 11 a.m. on Friday, 2 December. कल के लिए adjourn कर दिया। लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ। विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। विपक्षी दल मत विभाजन की व्यवस्था के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको अलाउ कीजिए डिस्कशन के लिए, हम आपके सामने रखेंगे और हम आपको ये कहे हैं आप किसी भी रूल में लो, डिबेट हो और उसके ऊपर वोटिंग हो। रूल 56 के अधीन जो है बहस शुरू होना चाहिए तुरंत। मत विभाजन होना चाहिए। हम मत विभाजन से नहीं भाग रहे हैं। The announcement of this demonetization on behalf of party I have given adjournment motion, madam. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। आप प्रश्नकाल सस्पेंड करके 0 ओवर से इसके बारे में चर्चा शुरू करने के लिए आपने सोचा है, वैसा चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है। विपक्ष के अवरोध के चलते स्पीकर को प्रश्नकाल के बीच में पहले 12 बजे और बाद में शून्यकाल के बाद पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। संसद की लोक लेखा समिति नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाएगी। गुरुवार को कांग्रेस नेता केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को जनवरी में तलब किया है। फैसले के मुताबिक लोक लेखा समिति जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में समीक्षा बैठक करेगी। इस दौरान समिति इन लोगों से नोटबंदी के फैसले की जरूरत, लोगों को हो रही परेशानी, नोटों की कमी, बार बार फैसले में बदलाव और रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर सवाल कर सकती है। आज आधी रात से पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट नहीं चलेंगे। नेशनल हाईवे पर 2 सितंबर की आधी रात से टोल टैक्स की वसूली फिर शुरू हो रही है। इसे लेकर सरकार ने कुछ नियम कायदे तय किए हैं और कुछ रियायतें भी दी हैं। नोटबंदी के बाद टोल वसूली स्थगित की गई थी। टोल बूथों पर नई व्यवस्था के लिए हमारे संवाददाता कवीन सचान ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया से खास बात की।
2 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर टोल वसूली का काम शुरू होगा और इसको लेकर एक बड़ी चिंता सरकार के सामने है। क्या तैयारियां हैं, उस पर और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। जी सर, कल से शुरुआत हो जाएगी एक बार फिर से। किस तरीके से स्थिति को निपटने या उसको संभालने के लिए तैयारियां हैं आपकी? जब से डीमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ है तब से मेरे मंत्रालय ने बहुत से इनिशिएटिव लिया है। आज तक आपने देखा होगा, पहले 9 से 14 तारीख तक, 14 से 18 तारीख तक, 18 से 24 तारीख तक और 24 तारीख से 2 तारीख तक हमने छुट्टी दी थी। जब 2 तारीख से हम टोल लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमने व्यवस्था की है। सभी टोल प्लाजा पर कुल मिला के 367 हमारे टोल प्लाजा है, उसमें से 352 टोल प्लाजा पर हमने व्यवस्था कर ली है। व्यवस्था के अनुसार हर टोल प्लाजा पर हम स्वाइप मशीन लगाएंगे और स्वाइप मशीन से हर टोल प्लाजा पर 10 स्वाइप मशीन लगा दिया है और उसके आधार पर वो स्वाइप से भी टोल जमा करवा सकते हैं। दूसरा, 200 से कम रकम का जहाँ टोल है वहाँ वो कैश दे सकते हैं और 200 से ज़्यादा जहाँ टोल है वहाँ वो जूनी 500 की नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। कई जगह खबरें आ रही हैं कि पुराने नोट कई बार नकली या फिर जो मैं कहूँ कि फेक थे, उनकी सप्लाई भी हुई है। कुल मिला के हमने व्यवस्था मॉनिटरिंग की अच्छी की है। हमने सूचना दे रखी है और हर टोल प्लाजा पर एक टोल प्लाजा के लोग और उसके ऑफिसर रहेंगे और दूसरा हमारा ऑफिसर NHAI का ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन वहाँ किया जाएगा। और तीसरा, हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, हमारे NHAI के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में भी एक सेंट्रल व्यवस्था हमने की है और यहाँ से भी मॉनिटरिंग होगा और वहाँ से भी मॉनिटरिंग होगा। जैसे कि कहाँ कोई भी प्रकार की असुविधा हो तो उसको हम सहयोग करेंगे। क्योंकि चेंज यानी खुलने की एक बड़ी दिक्कत टोल प्लाजा पर जो पहले दिखी थी, इससे निपटने के लिए क्या पर्याप्त वहाँ पर चेंज मुहैया कराया जाएगा? कल से जब शुरुआत होगी 2 तारीख से हमने ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ कभी किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमने फास्ट टैग की भी व्यवस्था की है। फास्ट टैग की व्यवस्था के अनुसार 352 टोल बूथ पर ये व्यवस्था अभी शुरू हो चुकी है और उसमें भी जो उसके रिचार्ज कराएंगे तो उसके लिए भी हमने 500 की नोट एक्सेप्ट करेंगे। स्थल पर भी जो कोई रिचार्ज करना चाहे तो वहाँ भी ये व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। हमने करेंसी के साथ सारा टोल बूथ को जोड़ दिया है और इसलिए ही हमने व्यवस्था रखी है कि शायद 200 तक तो हम वैसे ही ले लेंगे और 200 से ज़्यादा रकम है तो 500 की नोट हम ले लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था से कभी किसी को दिक्कत होने की संभावना नहीं है। वैसी तैयारी हमने कर ली है। अगर किसी टोल प्लाजा पर किसी भी यात्री को या फिर वाहन चलाने वाला है चेंज को लेकर या पुराने नोट न लेने को शिकायत होती है तो फिर वो क्या करेगा? इसलिए ही मैंने कहा कि आपने देखा होगा जब से ये शुरू हुआ और आज तक NHAI के नेशनल हाईवे के जो टोल बूथ है वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था हमने इतनी बढ़िया की थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और उसके साथ ही हम तैयारी ही करते हैं और तैयारी के तहत वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ हमारे टोल प्लाजा के एक ऑफिसर रहेंगे और NHAI के एक ऑफिसर रहेंगे और यहाँ एक कॉल सेंटर रखेंगे सेंट्रल में, वहाँ से जनरल मैनेजर कक्षा का एक ऑफिसर रहेंगे और हर स्टेट में मॉनिटरिंग को सपोर्टिंग करने के लिए यहाँ से दिल्ली से एक जनरल मैनेजर को अपने एक स्टेट में भेजा गया है। वैसी सुविधा करके हमने सब चैनलाइज किया है और 2 तारीख मध्यरात्रि से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है और जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ ही सॉल्व हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, कुछ जगहों पर खासतौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि टोल प्लाजा पर केंद्र सेना लगा रही है और बिना राज्य की परमिशन या उसकी सहमति से, क्या वाकई कुछ इस तरह की स्थिति है या फिर किसी सुरक्षा बल को लगाने की आपने देखा होगा आज तक तो कोई जगह पर असुविधा नहीं हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमने जो व्यवस्था की है व्यवस्था के अनुसार वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी और इसलिए वहाँ कोई सुरक्षा बल लगाने की संभावना हमें आवश्यकता नहीं लगती है। हम वैसे ही बढ़िया व्यवस्था करके देश की जनता को यातायात में असुविधा ना हो और हम सारी डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सके और ऐसी व्यवस्था के आधार पर देश में ये जो डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं। देश की जनता उसके साथ जुड़ी है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी उसमें उत्साह से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटलाइज के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू।
बेंगलुरु में गुरुवार रात आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट मिले हैं। इनमें 4 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट हैं। ये बरामदगी 2 इंजीनियरों और 2 ठेकेदारों के घरों से की गई है। छापे में सोने और चांदी के बिस्किट और गहने के अलावा बड़ी संख्या में आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। नोटों के इस जखीरे में सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नए नोट हैं। आयकर विभाग और बेंगलुरु पुलिस के सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि नोटबंदी लागू होने के बाद 2000 रुपए के नोटों की ये सबसे बड़ी जब्ती है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी कल हैक हो गया। पार्टी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जहां साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाया, वहीं सरकार ने इसे और मजबूत करने की बात कही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। पार्टी ने दावा किया कि गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष का ईमेल अकाउंट भी हैक हुआ। इस घटना के बाद पार्टी ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आप ट्विटर जैसे प्राइवेट कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर उसमें भी अभद्र और गाली गलौज की भाषा होगी, तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या पूरे देश का पैसा, पूरा बैंकिंग प्रणाली आज खतरे में नहीं? कांग्रेस ने पुलिस में अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया साइट से पुलिस ने पूरा ब्यौरा मांगा है। जो कंप्लेंट दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है, और उसके बेस पर हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिटेल सारी एजेंसी से हम डिटेल्स ले रहे हैं, या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं डिटेल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर कंपनी से पिछले 1 सप्ताह की पूरी जानकारी मांगी है। हम देश के पूरे डाटा सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं और हम पूरे आश्वस्त हैं। कई बार इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। जानकारों का कहना है कि देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून बनना चाहिए। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित करता है, और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें ये एक परिकल्पना हो गई है कि आप भारतवर्ष में साइबर क्राइम कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अकाउंट हैक करके इससे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को उनका ऑफिस संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के दखल को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका के कामकाज पर असर पड़ेगा। टीएस ठाकुर ने न्यायपालिका की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। जजों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचातान को लेकर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा है कि इस प्रक्रिया को हाईजैक नहीं किया जा सकता। गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बेहद जरूरी है। You should have an independent judiciary. Is that unless you have an independent judiciary, the rights that the Constitution confers upon us will be of no meaning. Because टीएस ठाकुर ने यह भी साफ किया कि न्यायाधीशों के चयन के मामले में न्यायपालिका कार्यपालिका के भरोसे नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि साल 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को लाने की कोशिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर यह अधिनियम पास हो जाता
तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती। That would affect the independence of judiciary. If you have the law minister and if you have two nominees of the government in the panel that is going to appoint judges, the court saw this as an affront to the concept of independence of judiciary. It struck down the मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका देश में लोकतंत्र की सफलता का प्रमुख आधार है, लेकिन पिछले 7 दशक में देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां कार्यपालिका ने अपनी सीमाएं लांघी हैं। जस्टिस ठाकुर ने ये टिप्पणी स्वतंत्र न्यायपालिका का गढ़ विषय पर आयोजित 37वें भीमसेन सचर स्मृति व्याख्यान में कही। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। सीमा पार से आतंकवाद को मिल रही मदद के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कल इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार हाल ही में हुए नगरोटा हमले से जुड़ी तमाम जानकारी जुटा रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शनिवार से अमृतसर में शुरू हो रहे 2 दिवसीय हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करने की नसीहत देते हुए गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया कि सरहद पार से आतंकवाद को मिल रही मदद के चलते बातचीत मुमकिन नहीं है। India has always been open to talks, but obviously it cannot be that talks take place in an atmosphere of continued terrorism. India will never accept continued terrorism as the new normal of the bilateral relationship. जनवरी में हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बरकरार है। सीमा पार से जारी गोलीबारी और शहीद जवानों के शवों के साथ बर्बरता ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। नगरोटा में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार फिलहाल जानकारी जुटा रही है। We are awaiting detailed information on the specifics of the Nagrota attack before we decide on our next step. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत कई देश हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विवाहित महिलाएं अब 500 ग्राम सोना ही घर में रख सकेंगी और आयकर रिटर्न में पुश्तैनी गहनों की जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने कल गहनों पर टैक्स लगाने और इसकी सीमा तय करने को लेकर सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा कि पुश्तैनी सोने और गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सर्च के दौरान विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम तक सोने और गहने मिलते हैं तो जब्ती नहीं होगी। अविवाहित महिलाओं के लिए सीमा 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम होगी। इसके अलावा घोषित आय और खेती की आमदनी से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने सोने पर टैक्स को लेकर आयकर कानून में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है। उत्तर भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में इस बार सामान्य से ज्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल इस बात की जानकारी दी। ये लगातार दूसरा साल होगा जब उत्तर भारत में सर्दी सामान्य से कम होगी। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे शीतलहर वाले इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ठंड के दौरान 15 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी करेगा। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद अगले साल होने वाला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल टीवी संबोधन के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया। होलांद ने कहा कि वो आने वाले कुछ महीनों तक देश का नेतृत्व करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य रहेगा। होलांद फ्रांस के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उनकी सोशलिस्ट पार्टी जनवरी में उम्मीदवार का चयन करेगी। पिछले हफ्ते आए एक सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रपति के तौर पर फ्रांकोis होलांद की लोकप्रियता लगातार घटी है। इसकी वजह पिछले 2 साल के दौरान फ्रांस में हुए बड़े आतंकी हमलों को माना जा रहा है। थाईलैंड के युवराज महा वजीरालोंगकोर्न को नया राजा घोषित किया गया है। वो अपने दिवंगत पिता और राजा भूमिपोन के बाद गद्दी पर बैठेंगे। गुरुवार को महा का एक विशेष समारोह में अभिषेक किया गया। उनके पिता राजा भूमिपोन का 13 अक्टूबर को निधन हो गया था। वो किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा रहे। पिता के निधन के बाद महा के गद्दी पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी।
उनको 1972 में युवराज की पदवी दी गई थी, जिसके बाद वो आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी बन गए थे। यूनेस्को ने भारत की देन योग को मानवता की बेहतरीन सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। गुरुवार को इसका ऐलान किया गया। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक में तुर्की, क्यूबा, अफगानिस्तान, कोरिया और फिलिस्तीन समेत सभी 24 सदस्यों ने योग को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने पर अपनी सहमति दी। भारत की ओर से सूची में शामिल कराने के लिए डॉजियर भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और दुनिया में भारत की इस देन को स्वीकृति प्रदान की थी। बात खेलों की। साइना नेहवाल ने मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल हुए दूसरे राउंड में मुकाबले में उन्होंने इंडोनेशिया के दिनार दिया को हराया। 3 गेम के मुकाबले में साइना ने 17-21, 21-18, 21-12 से जीत हासिल की। पहले गेम में इंडोनेशिया खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाया और इसके बाद रंग में लौटते हुए साइना ने इंडोनेशिया खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। साइना का मुकाबला अब चीन की झांग यिमान से होगा। वहीं बी साई प्रणीत भी बड़ा उलटफेर करते हुए पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी हांगकांग के वोंग विंसेंट को हराया। प्रणीत ने मुकाबला 21-15, 21-17 से जीता। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चीन की झाओ जुंगपेंग के साथ होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। ममता बनर्जी ने टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती को बताया संघीय ढांचे पर हमला। संसद के दोनों सदनों में टीएमसी उठाएगी मुद्दा। सेना ने कहा रूटीन अभ्यास। अगले महीने संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होंगे आरबीआई गवर्नर। केवी थॉमस की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर असर की लेंगे जानकारी। हाईजैक नहीं की जा सकती जजों की नियुक्ति प्रक्रिया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का न्यायपालिका की स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर। कहा कामकाज में नहीं होना चाहिए कार्यपालिका का दखल। मौजूदा माहौल में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता से भारत का इनकार। आतंकवाद को बताया असामान्य स्थिति। नगरोटा हमले पर सही समय पर कदम उठाने का ऐलान। बेंगलुरु से नए नोटों की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त। आयकर विभाग की छापेमारी में इंजीनियरों और ठेकेदारों के घर से 5.25 करोड़ रुपए बरामद। हिरासत में सभी आरोपी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।